आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 74। नीलेश भरत का बेटा है, ये बात भरत ने ऑफिस में सबसे छुपा कर रखी थी। भरत के इरादे बहुत ही गलत थे। वह अपने बेटे नीलेश के साथ मिलकर मिस्टर देसाई की कंपनी को हथियाना चाहता था और इसलिए उसने खुद मिस्टर देसाई का मैनेजर बनना स्वीकार किया। अपने बेटे नीलेश को प्राची का मैनेजर बना दिया, जिससे उसे हर तरफ की खबर मिलती रही। लेकिन प्राची के साथ रहते रहते नीलेश को कब उससे प्यार हो गया, नीलेश को पता ही नहीं चला। नीलेश प्राची को चाहता था, लेकिन प्राची के लिए नीलेश के प्यार की कोई अहमियत नहीं थी। वह उसे जरा भी भाव नहीं देती थी और आज तो बीच सड़क नीलेश की बेइज्जती कर प्राची ने यह साबित कर दिया कि नीलेश उसके लिए उसकी कंपनी में काम करने वाला बस एक मामूली सा मैनेजर है। नीलेश को खामोश देखकर भरत ने कहा, जाओ जाकर अपना हुलिया सुधारो और मुझे ऑफिस में आकर मिलो। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं करोड़ों की कंपनी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। और अगर आज के बाद मैं ऑफिस आने से मना कर दूं तो? नीलेश ने डरते डरते कहा। भरत ने सुना तो गुस्से से उसकी भवें तन गई और उसने नीलेश के सामने आकर कहा, तो मैं तुम्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अपनी माँ को तो तुम पैदा होते ही खा गए, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरी खुशियां खाने नहीं दूंगा। समझे तुम? चुपचाप मुझे ऑफिस में आकर मिलो। कहकर भरत वहां से चला गया और जाते जाते दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नीलेश उन्हें जाते देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मायूस चेहरा लिए सोफे पर आ बैठा और अपना सर झुका लिया। अब तक वह अपने पापा भरत के हिसाब से जिंदगी जीता आ रहा था, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा वही थे। उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि ये सब उसके पापा ने अपने फायदे के लिए किया, उसका इस्तेमाल किया और वह होता रहा बिना इसकी परवाह किए कि आगे इन सब का अंजाम क्या होगा। हिमांशु का घर पनवेल। साक्षी अवनी को लेकर अपने कमरे में चली आई, जहां हिमांशु पहले से मौजूद था और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। उसने जब अवनी को देखा तो उठते हुए कहा, तुम दोनों आराम से यहाँ बैठो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हिमांशु के जाने के बाद कमरे में मौजूद साक्षी और हिमांशु की बेटी मीशू ने कहा, मम्मा ये कौन है? ये तुम्हारी चाची है, तुम्हारे पृथ्वी चाचा की बाइको। साक्षी ने कहा। उनकी शादी कब हुई? मीशू ने कहा। शादी हो गई, तभी तो ये चाची यहाँ है। साक्षी ने कहा। तो फिर चाचा ने शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? मीशू ने फिर कहा। तो अवनी मुस्कुरा उठी। अब साक्षी उसके सवालों का क्या जवाब देती, इसलिए उसे बहलाते हुए कहा, क्योंकि वो बड़ों की शादी थी ना, इसलिए बच्चे वहां अलाउड नहीं थे। ठीक है, फिर जब मैं भी शादी करूंगी ना, तब मैं भी उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी। मीशू ने अपने हाथों को आपस में बांधकर गुस्सा होते हुए कहा। गुस्सा करते हुए वह इतनी प्यारी लग रही थी कि अवनी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। मीशू ने देखा तो अवनी के पास आई और कहा, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? अवनी घुटनों के बल बैठी और मीशू का गाल थपथपा कर कहा, क्योंकि आप बहुत प्यारी हैं। आप भी बहुत प्यारी हैं। कहते हुए मीशू ने अवनी का गाल थपथपाया और वहां से चली गई। अवनी हंस पड़ी और उठकर साक्षी के सामने चली आई। साक्षी ने अवनी से बैठने को कहा तो अवनी बिस्तर के कोने पर आ बैठी। अवनी, मम्मी जी और नीलम बुआ की बातों का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल होगा, लेकिन तुम बस थोड़ा सब्र रखना। देखना एक दिन ये सब तुम्हें अपना लेंगे और माफ भी कर देंगे। पृथ्वी और तुम्हें लेकर इन सबके मन में अभी थोड़ी शिकायतें बची है, जो शब्द बनकर बाहर आ रही हैं। इनकी बातों को तुम बस दिल पर मत लेना। साक्षी ने अवनी का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा। अवनी ने सुना तो दूसरे हाथ से उनके हाथ को छुआ और बोली, अपनों की बातों का क्या बुरा मानना भाभी। मैं तो आपको सबको उसी दिन से अपना परिवार मान बैठी हूँ, जिस दिन मैंने उनका हाथ थामा था। हाँ, जानती हूँ कि हमने जो किया उससे सब नाराज हैं और इन सब की नाराजगी जायज भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस दिन ये उनकी भावनाओं को समझेंगे, उस दिन उन्हें माफ कर देंगे। तुम बहुत समझदार हो अवनी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। तुम और पृथ्वी कैसे मिले, कहाँ मिले, शादी तक बात कैसे पहुंची? साक्षी ने आंखों में चमक भरकर पूछा।
साक्षी का सवाल सुनकर अवनी के जहन में पृथ्वी की कही बात आई। वहाँ कोई भी तुमसे हमारी कहानी के बारे में पूछे तो कुछ मत बताना और कहना पृथ्वी से पूछो। मैं नहीं चाहता ये सब सुनकर वहाँ कोई तुम्हारे बारे में अपनी राय बनाए। अवनी को खोया देखकर साक्षी ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? देखो तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शाम में पूजा के लिए भी जाना होगा, ठीक है? अवनी ने हामी में गर्दन हिला दी और दीवार से पीठ लगा ली। साक्षी अवनी से बात करते हुए कमरे में बिखरे कपड़े तह करके रखने लगी और इसी से उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन चुका था। सिरोही सिद्धार्थ का घर। जगदीश जी एकटक सुरभि को देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, तो वही सिद्धार्थ अपना दिल थाम कर खड़ा था कि अब सुरभि क्या बोलने वाली है। गिरिजा जी भी वही जगदीश जी के बगल में खड़ी परेशान से कभी सुरभि को देखती तो कभी सिद्धार्थ को, और आखिर में उन्होंने बेचैनी भरे स्वर में कहा, बोलो बेटा, चुप क्यों हो? सुरभि ने सिद्धार्थ को एक नजर देखा और कहने लगी, अब मैं क्या ही बोलूं आंटी, अवनी मलिक को तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे आपके बेटे की दोस्त। हाँ हाँ, गिरिजा ने कहा, मैं उसकी दोस्त सुरभि हूँ। हम दोनों साथ में ही रहते थे और उसी की वजह से मेरी मुलाकात एक दो बार सिद्धार्थ से हुई। ना हम दोनों दोस्त हैं, ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता है। इनफैक्ट जब से अवनी यहाँ से गई है उसके बाद से तो मैं इससे कभी मिली भी नहीं। सुरभि ने कहा, जब मिली नहीं तो फिर उस रात तुम यहाँ कैसे पहुंची? जगदीश जी ने कहा, अच्छा वो तो शाम में घर जा रही थी और अचानक बारिश होने लगी। सिद्धार्थ भी कहीं से आ रहा होगा गाड़ी लेकर और एकदम से इसकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ी। अब इसकी जगह कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन लड़का अच्छा है, ये भागा नहीं बल्कि मुझे उठाया और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि आपका घर पास था। घर आते ही बारिश फिर शुरू हो गई और मुझे यहाँ रुकना पड़ा, लेकिन आपकी वो पड़ोसन ने मुझे सुबह सुबह यहाँ देख लिया और आपके कान भर दिए। सुरभि ने अपनी तरफ से कोई कहानी बनाकर सुना दी, वो भी इतने विश्वास से भरकर कि जगदीश जी और गिरिजा जी उसे देखने लगे। सिद्धार्थ ने देखा सुरभि कुछ भी बकवास कर रही है तो उसने इशारों इशारों में सुरभि से पूछा और सुरभि ने अपना हाथ उसकी तरफ करके उसे रुकने का इशारा किया। वह जगदीश जी की तरफ पलटी और कहा, अंकल, अभी मैंने जो कहा वही सच है। आप लोग सिद्धार्थ जैसे अच्छे सीधे साधे संस्कारी लड़के पर शक कैसे कर सकते हैं? अरे आपको अपनी परवरिश पर शक है क्या? हाँ, नहीं ना, अगर है तो बताइए मुझे। और वो जो आपकी पड़ोसन, उसने जब मेरी शक्ल देखी ही नहीं तो उसे कैसे पता यहाँ एक लड़का लड़की के बीच में क्या हुआ? ज़रूरी है एक लड़का लड़की आपके घर पर रुके तो वो गलत ही हो सकता है वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक ना देखना चाहते हो, फिर भी मजबूरी में उन्हें साथ रहना पड़ा हो। अंकल, आंटी, आप मानिए ना मानिए, मैं यहाँ आई थी, रुकी थी और सुबह चली गई, लेकिन इन सब में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। आप लोग खामखा उस बेचारे पर शक कर रहे हैं। आप लोग कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? सुरभि ने ये सारी बातें इतनी फटाफट कही कि जगदीश जी और गिरिजा जी हैरानी से आपस में एक दूसरे को देखने लगे और फिर जगदीश जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन बेटा आगे से ऐसे किसी भी लड़के के घर पर मत रुकना। तुम अकेली लड़की हो, लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। सुरभि ने सुना तो एकदम से जगदीश जी के पास आकर बोली, आप कितने समझदार हैं, लेकिन आपका ये लड़का ये एक नंबर का मेरा मतलब गधा है। अगर यहाँ लेकर आने के बजाय ये मुझे मेरे घर छोड़ देता तो ना आपकी पड़ोसन मुझे देखती, ना ही आप लोग इस बेचारे की बैंड बजाते। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी और ट्रैवल करना है। बाय अंकल, बाय आंटी। जगदीश जी के सामने से हटकर सुरभि सिद्धार्थ के पास आई और बड़े प्यार से कहा, आप जरा मुझे दरवाजे तक छोड़ेंगे? हाँ, मैं अभी आया, सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा और सुरभि के साथ हॉल से बाहर निकल गया। घर के दरवाजे पर आकर सुरभि ने इतरा कर कहा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कार से टक्कर मारी, ऐसी झूठी कहानी क्यों बनाई तुमने उनके सामने? सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, ओ तो क्या मैं उनके सामने खुद को बेवड़ी बता देती? हाँ, क्या सोचते वो लोग मेरे बारे में? उनसे मैं ये कहती कि अंकल मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और मैं होश में नहीं थी, इसलिए सिद्धार्थ मुझे अपने घर ले आया। ही इज़ सो केयरिंग। हाँ, माय फुट। इसके बाद क्या इज्जत रह जाती मेरी उनकी नज़रों में कि ओह लड़की शराब भी पीती है।
सुरभि ने अपने हाथों को नचाते हुए कहा, ओके फाइन, अब जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सिद्धार्थ ने सुरभि के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, हाँ कितने रूड हो, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अरे मैं क्या तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी, मैं खुद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती और इस बार अगर मेरे सामने आए ना तो सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कहकर सुरभि वहां से चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा और फिर कहा, अच्छा सुनो। सुरभि जाते जाते गुस्से से पलटी और कहा, अब क्या है? देखो मैं तुम्हें कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली, समझे? सिद्धार्थ ने कहा, यहां आने के लिए थैंक यू। सुरभि ने जैसे ही सुना उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वह मन ही मन मुस्कुराई लेकिन बाहर से मुंह बनाकर वहां से चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहा। सुरभि के जाने के बाद वह वापस जाने के लिए जैसे ही पलटा, गिरिजा को वहां देखकर उसके होंठों से मुस्कान गायब हो गई। क्या चल रहा है ये सब? गिरिजा ने पूछा। क्या 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 चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। अच्छा तो फिर तुम उस लड़की को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? गिरिजा ने पूछा। सिद्धार्थ ने सुना तो अफसोस में अपना सर झटका और कहा, ओ मम्मी प्लीज अब आप पापा की तरह शुरू मत हो जाना। गिरिजा कुछ कहती इससे पहले सिद्धार्थ अंदर चला गया और गिरिजा भी दरवाजा बंद कर अंदर चली आई। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। नीलेश से मिलकर भरत वापस ऑफिस चला आया। उसने ऑफिस में किसी को पता नहीं चलने दिया कि नीलेश उसका बेटा है। वह आकर अपने काम में लग गया। उसने देखा उसके कहने के बाद भी नीलेश ऑफिस नहीं आया है तो उसे नीलेश पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह ऑफिस में था और देसाई सर ने उसे काम में फंसा रखा था, इसलिए उसका बाहर जाना मुश्किल था। शाम होते होते नीलेश ऑफिस आया। मायूस चेहरा, सूजी आंखें और काफी थका हुआ लग रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रिसेप्शन पर आकर उसने लड़की से पूछा, प्राची मैडम ऑफिस में है क्या? हाँ वो शायद अपने कैबिन में है, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? दोपहर के बाद से ही नजर नहीं आए। प्राची मैडम की तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि आप नहीं थे और आपके बिना प्राची मैडम किसी मीटिंग में नहीं जाती है। लड़की ने शरारती लहजे में कहा। पहले जब ऑफिस में कोई नीलेश के सामने प्राची का नाम लेता था तो नीलेश का चेहरा खिल उठता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा प्राची के कैबिन की तरफ चला गया। नीलेश को क्या हो गया है? पहले तो इन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। लड़की के साथ बैठी स्टाफ ने कहा, पता नहीं, सुबह तो ठीक थे, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ वैसे भी आजकल इस ऑफिस में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। कहकर पहली लड़की अपने काम में लग गई। नीलेश प्राची के कैबिन के सामने आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और आंखों के सामने वही सब आ रहा था जो प्राची ने उसके साथ किया। उसने अपना दिल मजबूत किया और एक गहरी सांस ली और अंदर चला आया। उस वक्त से सोफे पर बैठी प्राची अभी तक वहीं बैठी थी। ना वह वहां से उठी ना कहीं गई। हाथ में लगा घाव भी अब सूख चुका था और हथेली पर लगा खून भी जम चुका था। वह खाली आंखों से कैबिन में बनी खिड़की की तरफ देखे जा रही थी। नीलेश प्राची की तरफ आया, लेकिन जब उसकी नजरें फर्श पर बिखरे सामान पर पड़ी तो वह समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा, क्योंकि पहले भी बहुत बार वह प्राची का गुस्सा देख चुका था। नीलेश की नजर प्राची के हाथ पर पड़ी तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और प्राची की तरफ आकर घुटनों के बल उसके बगल में आ बैठा और उसके हाथ पर रुमाल बांधते हुए कहा, ये आपने क्या किया मैडम? किसी और का गुस्सा खुद पर निकाला? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो नीलेश, प्राची ने अपनी आंखें मूंद कर कहा। नीलेश ने सुना तो चुपचाप उठा और कैबिन से बाहर चला आया। मिस्टर देसाई और भरत सामने से बातें करते हुए चले आ रहे थे। नीलेश ने देखा तो उनकी तरफ आया। नीलेश को ऑफिस में देखकर भरत की जान में जान आई। उसने नीलेश के कान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गुड। भरत पीछे हट गया और देसाई सर के साथ आ खड़ा हुआ। नीलेश ने एक नजर भरत को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा देसाई सर की तरफ बढ़ाकर कहा, ये मेरा रिजाइन लेटर है सर, मैं आपकी नौकरी और ये ऑफिस छोड़ रहा हूँ।
सबने सुना तो आपस में खुसर फुसर करने लगे और भरत के चेहरे का रंग उड़ गया। तो दोस्तों, क्या भरत के नापाक इरादों में नीलेश देगा उसका साथ या अपने ही पिता का सच लाएगा मिस्टर देसाई के सामने? पृथ्वी ने क्यों किया अवनी को अपनी प्रेम कहानी सुनाने से मना? क्या फिर मिलेंगे सुरभि और सिद्धार्थ, और इस बार कैसी होगी उनकी मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।